अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ ट्विन प्रेगनेंसीज को। पेशेंट्स की बड़ी ख्वाहिश होती है, अक्सर पेशेंट्स आकर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे ट्विन बच्चे हों। तो इस सिलसिले में इस चीज़ के बहुत से फायदे भी हैं और बहुत से नुकसानात भी हैं। इस चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली देखने में तो ये लगता है कि एक ही प्रेगनेंसी हुई और 2 बच्चे पैदा हो गए और ये बहुत अच्छा है, पेशेंट को 2 प्रेगनेंसी से नहीं गुज़रना पड़ रहा। लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। इसके दौरान पेशेंट को बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो एग्रीवेट हो जाते हैं, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो बढ़ जाते हैं, जो सिंगल प्रेगनेंसी में बहुत मामूली होते हैं लेकिन ट्विन प्रेगनेंसी में वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी होती कैसे है? यूजुअली जो ट्विन प्रेगनेंसी है उसका रेट आजकल थोड़ा सा बढ़ गया है और उसकी वजह यह है कि जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, यानी आईवीएफ फिक्सी हो रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको आम जुबान में कहते हैं, उससे जो है ना चांसेस ज्यादा होते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी हो जाए या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हो जाए। इसके अलावा इंक्रीजिंग मैटरनल एज के साथ, जैसे कि आजकल देखा गया है कि फीमेल्स यूजुअली थोड़ा सा लेट प्रेगनेंसी प्लान करती हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम्स। तो अब जितना जितना प्रेगनेंसी लेट होती जाएगी तो इम्कान ये है कि उसमें ट्विन प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाए, क्योंकि हार्मोनल लेवल्स डिफरेंट हो जाते हैं, एफएसएच का लेवल बढ़ता है और जब उसके अंदर ड्रॉप आता है तो प्रेगनेंसी का इम्कान बढ़ जाता है। फिर इसके अलावा कुछ रेसेस हैं, जैसे अफ्रीकन रेसेस हैं, उनके अंदर जो है ट्विन प्रेगनेंसी का रेट वैसे जेनेटिकली ज्यादा है। अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है ट्विन प्रेगनेंसी की, जैसे खाला को, माँ को, बहन को, किसी को भी ट्विन प्रेगनेंसी हुई है, तो ऐसी फीमेल्स में ट्विन प्रेगनेंसी होने का इम्कान ज्यादा है। हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? ट्विन प्रेगनेंसी जो है वो अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज होती है और अल्ट्रासाउंड पे अगर हम देखें तो 3 तरह की ट्विन प्रेगनेंसीज नजर आती हैं। पहली तो है डायजाइगोटिक प्रेगनेंसी। इसके अंदर ये है कि 2 स्पर्म्स और 2 एग्स हैं। एक स्पर्म ने एक एग को फर्टिलाइज किया और दूसरे स्पर्म ने दूसरे एग को फर्टिलाइज किया। नतीजा क्या हुआ? 2 प्रेगनेंसी सेपरेट एंटिटीज बन गई और वो इम्प्लांट हो गई। और दूसरी टाइप है मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसी। मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसीज में यह है कि एक स्पर्म और एक एग फर्टिलाइज हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद उनकी डिवीजन हो गई और 2 सेपरेट बेबीज बन गए। इन बेबीज का जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम है, लेकिन जो डायजाइगोटिक प्रेगनेंसीज हैं उनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल फर्क है। सेपरेट एग सेपरेट स्पर्म से हो रही हैं, तो उनमें कोई चीज ममासलियत नहीं है। ठीक है, तो अब यूजुअली जो ये प्रेगनेंसीज ट्विंस होती हैं, अल्ट्रासाउंड पे हम क्या चीज देखते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसका प्लेसेंटा या आवल है और उसकी पानी की थैली है। अगर तो बच्चे के अंदर सिंगल पानी की थैली है और सिंगल प्लेसेंटा है, तो ये मोनोकोरियोनिक मोनोमियोटिक ट्विंस है और ये सबसे हाई रिस्क टाइप है। यानी कि दोनों बच्चे एक ही पानी की थैली में हैं, एक ही प्लेसेंटा पे डिपेंडेंट हैं ब्लड सप्लाई के लिए। यानी अगर मसला होगा एक को तो दूसरे में ट्रांसमिट होगा। एक बच्चा तो अफेक्ट हो और दूसरा बच्चा बिल्कुल हेल्दी रहे, तो ये मुमकिन नहीं होता। इसलिए इसको मोस्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहा जाता है और रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन इसमें सबसे ज्यादा होता है। और दूसरी प्रेगनेंसी आ जाती है जिसमें 2 प्लेसेंटा है सेपरेट और 2 पानी की थैलियां हैं और दोनों बच्चों को ब्लड सप्लाई सेपरेट प्लेसेंटा से आ रही है। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये लीस्ट रिस्की प्रेगनेंसी है। और एक इंटरमीडिएट टाइप होती है जिसमें एक सिंगल प्लेसेंटा है लेकिन 2 पानी की थैलियां हैं। ब्लड सप्लाई दोनों को एक ही प्लेसेंटा से जा रही है लेकिन पानी की थैलियां अलग-अलग हैं। अगर एक रप्चर कर जाए तो दूसरे के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आता। अब क्या परेशानियां हैं जो ट्विन प्रेगनेंसीज के साथ हो सकती हैं? इसमें बहुत एक लंबी लिस्ट है जो कि रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होता है। कुछ प्रेगनेंसीज में बहुत ज्यादा मसले नजर आते हैं और कुछ में कम नजर आते हैं। अब इसमें यह है कि सबसे पहले तो यह है कि पेशेंट को एक्सेसिव नोजिया और वॉमिटिंग होता है, क्योंकि हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है प्रोजेस्टेरॉन का, और उस प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट की वजह से एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग होता है। इवन इतना ज्यादा भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ सकती है। अब इसके अलावा पेशेंट्स में चूंकि एब्डोमिनल डिस्टेंशन ज्यादा होती है, तो पेन डिस्कम्फर्ट का रिस्क भी ज्यादा होता है। प्री मेच्योर डिलीवरी का रिस्क बहुत ज्यादा होता है कि वक्त से पहले दर्दें लग जाएं और डिलीवरी की सूरत बन जाए। इसके अलावा
प्लेसेंटा के अपनी जगह से उखड़ जाने का रिस्क भी है। प्लेसेंटा प्रीविया का रिस्क बढ़ जाता है कि चूंकि बच्चे दो हैं और उन्होंने यूट्रस के अंदर एडजस्ट होना है, तो प्लेसेंटा बाज़-औक़ात लोअर सेगमेंट में अटैच हो जाता है। जब वो लोअर सेगमेंट में अटैच होता है तो वो प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है, जो कि एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। इसके अलावा हम देखें तो मिसकैरेजेस का रिस्क बिटवीन प्रेगनेंसीज में बहुत ज्यादा होता है। एक प्रॉब्लम जो कॉमनली देखने में आती है डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक ट्विंस में, कि बाज़ औक़ात एक ट्विन की डेथ हो जाती है अर्ली प्रेगनेंसी में, थर्ड फोर्थ मंथ में जाकर, और दूसरा ट्विन सही ग्रो कर जाता है। इसको हम कहते हैं वैनिशिंग ट्विन, यानी कि एक ट्विन जो है जिसकी डेथ हुई है वो खुद ही सुकड़ जाएगा अपनी जगह पे और जज्ब हो जाएगा, और दूसरा ट्विन एज अ सिंगल प्रेगनेंसी ग्रो करके खुद ब खुद डिलीवर हो जाएगा। अगर हम फायदा देखें तो फायदा तो यही है कि दो बच्चे इकट्ठे मिल जाएंगे, लेकिन उन दो बच्चों की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं। फिर इसके अलावा ड्यूरिंग डिलीवरी रिस्क ऑफ सिजेरियन सेक्शन काफी ज्यादा है। अगर पहला बेबी सीधा नहीं है, उसका हेड नीचे नहीं है, तो दैट मीन्स के इसका सिजेरियन सेक्शन होगा, और जाहिर है कि पेशेंट को सर्जरी से गुजरना पड़ेगा। ड्यूरिंग सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकती हैं नॉर्मल सिजेरियन की, वो भी वहीं रहेंगी। इसके अलावा डिलीवरी के बाद चूंकि ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस होती है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, जिसके नतीजे में एक्सेसिव ब्लीडिंग का रिस्क होता है आफ्टर डिलीवरी। इसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो ये एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है जिसका रिस्क ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से बहुत बढ़ जाता है। इसलिए इसलिए अगर पेशेंट अगर नेचुरली ट्विन कंसीव कर लेता है तो वेल एंड गुड, लेकिन ये है कि सिर्फ दवाइयां इसलिए खाना कि ट्विन प्रेगनेंसी हो, तो मेरी एडवाइस होगी कि ऐसा ना करें, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी के अपने रिस्क हैं, और बेनिफिट्स के साथ साथ जो रिस्क हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और बाज़ औक़ात वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस का बाइस बनते हैं। थैंक यू।